हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th का फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर जो हमारा चल रहा है एरर एनालिसिस। आज हम उसमें एक नया टॉपिक सीखेंगे। यह है आपके सामने वो नया टॉपिक। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये कैसे करना है वो आपको दिखाते हैं। टॉपिक का नाम है टू फाइंड परसेंटेज एरर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस इन एन एक्सपेरिमेंट। इस पूरे चैप्टर से सिर्फ आपको मैथमेटिकल न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस ही आएंगे एंट्रेंस एग्जाम्स में भी। तो इस टॉपिक के ऊपर जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं वन बाय वन आपको बता देता हूं। आज हम परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना सीखेंगे फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस इन एन एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन आपका जब भी आएगा, इस क्वेश्चन में गिवन होगी क्या चीज मैं आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन में एक एक्सपेरिमेंट से ली गई रीडिंग्स आपको गिवन होंगी। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, कोई चीज मेजर वगैरह करने के लिए, तो हम रीडिंग्स लेते हैं। कुछ रीडिंग्स यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज, वो रीडिंग्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। चार या पांच रीडिंग्स हम लेते हैं और वो रीडिंग्स लेने के बाद उस क्वांटिटी में जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, उस क्वांटिटी में कितना एरर आया है वो हमें निकालना। चैप्टर का नाम ही एरर एनालिसिस है। तो एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको सिखाया जाता है। अब वो रीडिंग्स जो दी गई होंगी, उन रीडिंग्स को हम डिनोट कर रहे हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन करके। लेट अस सपोज n रीडिंग्स ली हैं किसी इंसान ने एक्सपेरिमेंट करते हुए। ये कुछ नंबर्स में दिए जाएंगे। जैसे आप कोई ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर रहे हो, तो आपका पहला वैल्यू आएगा 1.53, दूसरा आएगा 1.42, 1.59, ऐसे करके 4-5 वैल्यूज होंगे। मैंने n लिख दिया है क्योंकि कई बार लोग 3 वैल्यूज से भी रीडिंग से आंसर निकाल लेते हैं। 3 रीडिंग्स लेके भी, 4 रीडिंग्स लेके भी। जितने ज्यादा आप रीडिंग्स लोगे उतना एक्यूरेसी के आप नजदीक पहुंचोगे। तो ये रीडिंग्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। इन रीडिंग्स को और ज्यादा टेक्निकल भाषा में मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं। ये आपने रीडिंग्स मेजर की हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान, और क्वेश्चन न्यूमेरिकल में ये आपको गिवन होंगी, कुछ नंबर्स होंगे। अब आपको कहा जाएगा ये रीडिंग्स हैं एक एक्सपेरिमेंट में। दीज आर द ऑब्जर्वेशंस और रीडिंग्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंट एंड यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज एरर ऑफ दिस क्वांटिटी। तो ये परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के कुछ स्टेप्स है। वो स्टेप्स मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहला स्टेप 1, आपने क्या करना है। स्टेप 1 फाइंड आउट करने के लिए आपने A1 प्लस A2 प्लस A3 जो भी रीडिंग्स दी हैं, सिंपली सारी रीडिंग्स को n तक हैं, 3, 4, 5 कितनी भी हो, उनको ऐड करके n जितनी नंबर ऑफ रीडिंग्स हैं, 4 रीडिंग है तो 4 से, 5 रीडिंग है तो 5 से, 6 है तो 6 से डिवाइड कर देना है। मैथमेटिक्स में इस चीज को फाइंड आउट करते हैं जब, तो उसे मीन निकालना बोलते हैं या एवरेज। और उस एवरेज को A और ऊपर ऐसे बार लगा के डिनोट करते हैं। यहां इस चीज को इस एवरेज को ट्रू वैल्यू कहा जाएगा। तो ये नाम आपको टेक्निकली याद होंगे तो अच्छा रहेगा।
जनरल नॉलेज के लिए। वैसे बोलकर कुछ नहीं बताना पड़ता, एग्जाम में तो आपको आंसर राइट करना है, रॉन्ग करना है, लिख कर ही आना है, बट एक्सप्लेनेशन के लिए आपको नॉलेज तो जरूरी चाहिए। जो रीडिंग्स ली दे आर कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू, और जो उनका मीन आया वो कहलाता है ट्रू वैल्यू। ये ट्रू वैल्यू फर्स्ट स्टेप में निकालने के बाद हम बढ़ते हैं स्टेप सेकेंड की तरफ। स्टेप सेकेंड में आपको बारी बारी ट्रू वैल्यू में से वन बाय वन इन मेजर्ड वैल्यूज को, ये जो रीडिंग्स दी गई थी जिनका आपने मीन निकाल के ट्रू वैल्यू निकाला है, बारी बारी आपको इन्हें माइनस करना है। हर बारी ट्रू वैल्यू में से फर्स्ट रीडिंग को, उसी ट्रू वैल्यू में से सेकेंड रीडिंग को, उसी ट्रू वैल्यू में से थर्ड रीडिंग को, एंड सो ऑन करके ट्रू वैल्यू में से nth यानी थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितनी भी रीडिंग्स है सबको माइनस करना है। और ये जो आंसर आएगा इसको आप डेल्टा A1 लिखोगे, और ये जो आंसर आएगा इसको डेल्टा A2 लिखोगे, और ये जो आंसर आएगा इसको डेल्टा A3 लिखोगे, एंड सो ऑन करके ये जो आंसर आएगा इसको डेल्टा AN लिखना है। और मैं इनके दोनों तरफ मॉड्यूलस का साइन लगा रहा हूं। मॉड्यूलस का साइन लगा रहा हूं दोनों तरफ। ये यहां भी हटा दे, थोड़ा सा स्पेस सही कर देते हैं। मॉड्यूलस का साइन लगा रहा हूं, मॉड्यूलस का साइन, मॉड्यूलस का साइन। यानी मॉड्यूलस का साइन इसलिए लगा रहे हैं कि जो भी आंसर आए a माइनस ए बार ए बार माइनस A1 का, a बार माइनस A2 का, a बार यानी ट्रू वैल्यू में से जो भी A1 A2 को A3 को AN को माइनस करके आए, जो भी आंसर आए चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आपको उसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है। मॉड्यूलस साइन को एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, यानी माइनस में भी आए तो भी आपको माइनस साइन हटा देना है, और रीडिंग में ये जो आंसर आएगा इसका पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। इन सारे डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 के मॉड्यूलस को इन सभी को कलेक्टिवली एब्सोल्यूट एरर्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एब्सोल्यूट एरर्स। ये भी एब्सोल्यूट एरर है, ये भी एब्सोल्यूट एरर है, ये भी एब्सोल्यूट एरर है, ये भी एब्सोल्यूट एरर है। सिंपल स्टेप्स हैं, क्या क्या करना है बस वो इतना याद रखना है। ये सारे एब्सोल्यूट एरर्स, और जो भी आंसर आए मैंने बताया माइनस में आ जाए प्लस में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में आ जाए तो उसका प्लस कर देना है। ये सारे डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, ये सब फाइंड आउट करने के बाद आप आते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में क्या करना है? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3
ये जितने भी देख रहे हैं, डेल्टा A1 मॉड्यूलस वाला, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन करके डेल्टा n आया है, ये जितने सारे वैल्यूज आए हैं इन सबको फिर से ऐड करना है और फिर से n से डिवाइड कर देना है, जो भी 1 2 3 4 5 नंबर है, और ये कहलाएगा डेल्टा A का भी बार। और इसको हम पढ़ेंगे क्या, डेल्टा A बार को नाम क्या रखेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या कहा जाएगा इसको, मीन एब्सोल्यूट एरर। यानी पहले आपने रीडिंग्स का मीन निकाला था, वो ट्रू वैल्यू था, उस ट्रू वैल्यू में से, रीडिंग्स के मीन में से रीडिंग्स को बारी बारी माइनस किया तो एब्सोल्यूट एरर्स आए, फिर उन एब्सोल्यूट एरर्स का भी मीन निकाला जिसको कहा गया मीन एब्सोल्यूट एरर। और फिर स्टेप 4 में आपको डेल्टा A बार का ये जो एब्सोल्यूट आया है, यानी ये मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको डिवाइड करना है A बार से। A बार क्या था, ये ट्रू वैल्यू, और जो ये आपका आएगा उसे आप कहेंगे रिलेटिव एरर। ये स्टेप 4 में ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है इसको A बार से डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव एरर कहलाएगा। और स्टेप 5 फाइनली क्या होगा, डेल्टा A बार, ये जो एब्सोल्यूट आया है ये डिवाइडेड बाय A बार, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये कहलाएगा परसेंटेज एरर। जो आपसे कहा गया टू फाइंड परसेंटेज एरर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस इन एन एक्सपेरिमेंट, वो करने के लिए ये 5 स्टेप आपको करने पड़ेंगे। मैं टिक मार्क लगा रहा हूं हाईलाइट करने के लिए। ये 5 स्टेप आपको करने, सिंपल कैलकुलेशंस है और कुछ नहीं। इस चैप्टर में कोई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स स्कूल के एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो स्कूल का सिलेबस भले ही इसको इग्नोर कर दे, लेकिन कंपटीशन एग्जाम जिनको देना है वो इसे इग्नोर ना करें। हालांकि जो स्कूल्स अच्छी तरह सिलेबस को कंप्लीट कराते हैं वो इसको इग्नोर नहीं करते। तो आपका ये 5 स्टेप में किसी भी दी गई रीडिंग्स पर एक्सपेरिमेंट के दौरान किसी भी दी गई रीडिंग्स आप एक्सपेरिमेंट करोगे नहीं ऑब्वियसली, यहाँ तो कैलकुलेशन वगैरह ही करनी है आपको। एक्सपेरिमेंट किसी और ने कर रखा है, उसने रीडिंग ले रखी है, उस रीडिंग्स में कितना परसेंटेज या कितना परसेंट एरर है वो हम फाइंड आउट करेंगे। मैंने पहले भी बताया था इस चैप्टर में एरर एनालिसिस इसका नाम है। आपको एरर रिमूव करने का तरीका नहीं बताया जाएगा, उसको फाइंड आउट करने का तरीका बताया जाएगा। तो एक टाइप का न्यूमेरिकल एरर फाइंड आउट करने का इस टॉपिक पर आता है। मैं आपको क्वेश्चन पेपर भेजूंगा जिसमें इस टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे। वो क्वेश्चंस आप इस फॉर्मूले से, इस मेथड से यूज करके फाइंड आउट करना। अब आपको 3-4 और टॉपिक्स बताने बस बाकी हैं, फिर ये चैप्टर भी और ये यूनिट भी फिनिश हो जाएगा। उनमें से जितने टॉपिक्स आज की क्लास में कवर हो पाते हैं वो कवर कर लेते हैं। एक टॉपिक आपने कवर कर लिया, नेक्स्ट टॉपिक अब आपको दिखाते हैं। सभी टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल आएंगे, मैं उनके डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के सीधे सीधे डायरेक्ट तरीके बताऊंगा।
ज़्यादा इधर उधर की बातें इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स का कोई लॉ, कोई नॉलेज ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। वो कैसे करते हैं मैं आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन करना, सॉल्व करने का फॉर्मूला बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होता है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है, उस टॉपिक का नाम आपके सामने लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अभी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होता है मैं आपको उसके टू द पॉइंट करने का तरीका बता रहा हूं। फर्स्ट, अगर आपके पास एक क्वांटिटी है और उसमें कोई एरर है जो आपको पता है, तो वो क्वांटिटी आपको इस फॉर्म में गिवन होगी। जैसे आपने किसी चीज की लेंथ मेजर की बाय डूइंग सम एक्सपेरिमेंट, और आपसे बोला है कि उसकी लेंथ आई है 5 प्लस माइनस 0.2 मीटर्स में होगी ऑब्वियसली। तो ये 5 तो उसका वैल्यू है जो आपने रीडिंग्स के मीन वगैरह से निकाला है, और ये प्लस माइनस के आगे जो 0.2 लिखा है ये उसका एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब ये है, लॉजिकल मीनिंग, कि जो आपने वैल्यू 5 मेजर की है उसमें प्लस माइनस यानी ज्यादा या कम 0.2 तक हो सकता है, यानी वो वैल्यू एक्चुअली में 5 से 0.2 ज्यादा भी हो सकती है और 0.2 कम भी। अगर ये वैल्यू एग्जैक्ट है तो ये चीज लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये लिखने का मतलब ये है कि उसमें एरर हो सकता है, आप उसे रिमूव नहीं कर सकते, बस आपने फाइंड आउट कर लिया है कि उसमें इतना एब्सोल्यूट एरर है। तो जब भी कोई क्वांटिटी विद एरर रिकॉर्ड होगी तो पहले उस क्वांटिटी का वैल्यू लिखा होगा और प्लस माइनस करके आगे उसका एरर लिखा होगा। तो ये क्वांटिटी, ये जो a है ये 5 हो गया आपका, प्लस माइनस करके ये हो गया। और आपके पास एक दूसरी क्वांटिटी है b, और उसमें भी प्लस माइनस डेल्टा भी है, यानी a क्वांटिटी उसमें भी एरर है, b क्वांटिटी उसमें भी एरर है। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि उतना वैल्यू ज्यादा हो सकता है या कम। लेट अस सपोज ये 3 है, ये प्लस माइनस और यहाँ 0.1 मीटर, और आपसे कहा जाएगा आपको इनको ऐड करना है। अब आप अगर सिंपल कोई दो नंबर होते हैं तो ऐड करना कोई मुश्किल बात नहीं है, छोटी क्लास का क्वेश्चन है, 11th क्लास तक आने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपको यहां सीखना है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, यानी क्वांटिटीज को ऐड करते समय एरर का क्या अंजाम होगा, एरर का कॉम्बिनेशन कैसे होगा। तो मैं आपको एडिशन के दौरान क्या होगा, सब्ट्रैक्शन के दौरान क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के दौरान क्या होगा और डिवीजन के दौरान क्या होगा वगैरह वगैरह, ये सब टर्न बाय टर्न समझा देता हूं। सिंपल आपको रूल याद रखने हैं। कुछ स्कूल्स में रूल कहाँ से आया वो डेरिवेशन भी बताए जाते हैं, लेकिन एग्जाम में वो नहीं आता है अगर उन्होंने बताया भी रीजन तो। और वही बताया कंपटीशन एग्जाम में तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फिर भी अगर कोई बच्चा ये मुझे कॉल करेगा कि ये रूल कैसे बना, उसका हमें डेरिवेशन भी देखना है, तो इट विल बी माई प्लेजर इफ somebody wants to gain the knowledge how these rules are formed, how। हालांकि मैंने बताया इस how का अगर यहाँ पर इस लेक्चर में करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, बट इफ somebody wants to know how these rules are formed, the logic, the concept behind these rules, तो वो भी आपको बहुत अच्छी तरह बताया जाएगा और मुझे अच्छा लगेगा बताना। बट अभी जो जनता है, जो ज़्यादातर लोग हैं जो सिर्फ इससे मतलब रखना चाहते हैं कि हाँ हमें रूल सीखना है जिससे हम क्वेश्चन कर सके, तो ये उनके लिए है। जिनको रूल कैसे बना वो सीखना है उनके लिए अलग से डिटेल होगा। मुझे कॉल करें अगर आपको ये भी सीखना है कि रूल कैसे बना। तो फिलहाल रूल सिखाते हैं। एडिशन में
आपको क्वांटिटीज ऐड कर देनी है, ऐड करने को कहा गया है, इन दोनों को ऐड करना है, तो आप क्वांटिटीज ऐड कर दो। 5 है और 3 है, क्या आंसर आएगा? 8। और प्लस माइनस करके जो एरर्स हैं उनको भी ऐड कर दो, क्या आंसर आएगा? 0.3। तो जो इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड करके क्वांटिटी आई, उस क्वांटिटी में ये हो गई वो क्वांटिटी और ये हो गया उस क्वांटिटी का भी क्या? एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हम ये सीखते हैं कि जब दो ऐसी क्वांटिटी को कंबाइन किया जाता है जिनमें एरर्स होते हैं, तो जो आंसर आता है उसमें एरर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये फर्स्ट था ऐड करने का एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर आपको इन्हीं दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जाए तो ओके बात है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जाए 5 - 3 कर देंगे, कितना आएगा? ये आंसर। लेकिन आपको यह भी बताना है कि जो इन दोनों क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करके आंसर आया उसमें एरर कितना है, क्योंकि अगर आप दो एरर्स वाली क्वांटिटी को ऐड करोगे, एरर्स वाली क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आंसर में भी एरर होगा। दो गलत चीजों को ऐड करेंगे तो आंसर सही कैसे आता है? आ ही नहीं सकता। जब दोनों चीजों में गलती है और आपको पता भी है, तो आंसर की गलती भी आपको पता होनी चाहिए। आंसर यहां पर ये आएगा। तो पहली बात दिमाग में बिल्कुल क्लियरली फिट कर लें, अच्छी तरह नॉट बांध लें कि अगर आपके पास दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जो एरर के साथ दी गई हैं एंड यू आर आस्क्ड टू ऐड दोज क्वांटिटीज, आपको कहा जाए उनको ऐड करने के लिए, आप उन्हें ऐड कर दो, क्वांटिटीज को ऐड कर दो, एरर को भी ऐड कर दो। लेकिन अगर आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, यही नहीं कोई भी दो क्वांटिटीज हो जिन्हें आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जाए, यू आर आस्क्ड टू सब्ट्रैक्ट दोज क्वांटिटीज, तो क्वांटिटी को भले ही सब्ट्रैक्ट कर देना, सब्ट्रैक्शन कहा गया है तो जो कहा गया है उसे फॉलो करना है। ऑर्डर्स आर टू बी ओबेड, बट एरर हमेशा ऐड ही होगा। क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट भले ही हो जाए, क्वांटिटीज खुद 5 + 3 करने को आता 8 आया था, 5 - 3 करने को 2 आया, लेकिन एरर दोनों ही केसेस में ऐड होना है। ये पहला नियम याद रखें। दिस इज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब आपके पास तीसरा यानी थर्ड एग्जाम्पल है, या थर्ड पॉइंट है कहना चाहिए, थर्ड कॉम्बिनेशन है। वो है क्या? मल्टीप्लिकेशन। यही दोनों क्वांटिटीज हैं जिनको अगर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए, ऐसा रियल सिचुएशन में होता है। जैसे कि मान लो ये कोई रेक्टेंगल का लेंथ है और ये उसी रेक्टेंगल का विड्थ है, ब्रेड्थ बोल देते हैं, विड्थ बोल देते हैं, और आपसे उनका उस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ करना पड़ेगा, और लेंथ में एरर है, ये रहा वो एरर, ब्रेड्थ में भी एरर है, ये रहा वो एरर, तो एरिया में भी एरर आएगा। तो एरिया का एरर आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो मैं आपको ये फॉर्मूला बताने से पहले ये बता दूं कि ए और बी को ऐड करके ये जो क्वांटिटी आ रही है इसे मैं सी से डिनोट कर रहा हूं, और प्लस माइनस करके ये जो क्वांटिटी आ रही है इसे डेल्टा सी से डिनोट कर रहा हूं। यानी ए फर्स्ट क्वांटिटी, उसका एरर डेल्टा ए, बी सेकेंड क्वांटिटी, उसका एरर डेल्टा बी, और सी उनका रिजल्ट, उनका कॉम्बिनेशन जिसमें एरर डेल्टा सी। ऐसे ही जब एडिशन करने को कहा जाए तो आंसर को मैं सी से डिनोट कर रहा हूं, तो एरर को डेल्टा सी से डिनोट करूंगा,
वही काम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी करना है। इन्हीं दो एग्जाम्पल से आपको सारे लॉ सिखा देता हूं मैं। जब आप ए और डेल्टा ए, बी और डेल्टा बी को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर को आप सी से डिनोट करोगे और सी में एरर भी होगा। तब आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। मैंने बोला सारों के मैं फॉर्मूले बता रहा हूं, लेकिन अगर कोई बच्चा जानना चाहता है तो उनको कहां से आया वो भी बताया जा सकता है। तो जब आपसे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कहा जाएगा तो आपसे ना तो सी का वैल्यू पूछा जाएगा ना डेल्टा सी का। आपसे मल्टीप्लिकेशन के बाद जो उसका आंसर है, जो आंसर आएगा दोनों क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन का, उसका पूछा जाएगा परसेंटेज एरर ऑफ सी। यहां गौर फरमाने वाली बात है, ये एडिशन में सी भी आपको पता चल रहा है अलग से और डेल्टा सी भी, यानी आंसर का एरर और आंसर की वैल्यू और आंसर का एरर एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन में भी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन करते समय इन्हीं दोनों क्वांटिटीज का ना तो आपको उस मल्टीप्लिकेशन यानी 5 3 15 ये भी आंसर नहीं निकालना और एरर्स का मल्टीप्लाई कैसे हुआ वो भी नहीं निकालना। आपको मल्टीप्लिकेशन इन दोनों क्वांटिटी का करने के बाद जो इनका आंसर है, ना तो आंसर ना उसका एरर, उस पूरे आंसर का परसेंटेज एरर पूछा जाएगा। और आपको इस स्टेप में ये करना है। ये पूरी चीज कहलाती है परसेंटेज एरर इन सी, या ऐसे लिखता हूं परसेंटेज एरर ऑफ सी। क्योंकि आपसे परसेंटेज एरर ऑफ सी यानी उनके आंसर का, उनके दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आंसर नहीं पूछ रहे हैं, ना आंसर का एरर पूछ रहे हैं, आंसर का सीधे सीधे पूछा जा रहा है परसेंटेज एरर। तो ना तो आपको डेल्टा सी बताना है ना सी बताना है, जैसे आप यहां बता रहे थे। ये पूरी चीज ऐसे ही लिखने, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, ना सी पता ना डेल्टा सी पता, ऐसे लिख दो और वो परसेंटेज एरर ऑफ सी कहलाएगा। और ये वाली पूरी चीज क्या कहलाएगी? परसेंटेज एरर ऑफ ए। कैसे निकलता है परसेंटेज एरर? डेल्टा ए यानी एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू इंटू 100। और डेल्टा ए भी आपको पता है, ये रहा डेल्टा ए भी आपको पता है, ये रहा ए। ऐसी डेल्टा बी पता है और बी भी पता है, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 परसेंटेज एरर ऑफ बी। तो जब आपको दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कहा जाएगा और उन दोनों क्वांटिटीज को इस फॉर्म में गिवन होंगी वो विद एरर्स, तो आपको मैंने बता दिया, बार बार बोल रहा हूं, आंसर नहीं पूछ रहे ना सी, उनको मल्टीप्लाई करके 5 3 15 क्या आया, नो, ना उनके एरर्स को क्या करना है, वो आपको आंसर के एरर, आंसर क्या परसेंटेज एरर पूछा जाएगा। तो ये पूरी चीज परसेंटेज एरर ऑफ सी है, इसमें अलग अलग ये कुछ नहीं फाइंड आउट करना। इस पूरी चीज का आंसर डेल्टा ए 0.2 अपॉन 5 इंटू 100, डेल्टा बी 0.1 अपॉन बी इंटू 100 करके जो भी सॉल्व करके आंसर आ जाए वो परसेंटेज एरर ऑफ सी होगा। और डिवीजन अगर करने को कह दिया इन्हीं दोनों का,
तब भी आपको ना सी पूछा जाएगा कि डिवाइड करके इन दोनों को क्या है, ना उनके एरर्स का क्या करना है, तब भी आपको पूछा जाएगा डिवीजन में भी क्या, परसेंटेज एरर ऑफ सी, तब भी आपको यही रूल अप्लाई करना है। इस पूरे की वैल्यू कहलाएगी परसेंटेज एरर ऑफ सी। ना आपको सी डेल्टा सी लिखना, ना सी लिखना, ये पूरा एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। यही पूरी चीज आपको फाइंड आउट करना है और फॉर्मूला ज्यों का त्यों, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड करते समय दोनों के लिए रूल सेम रहेंगे। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्ट करते समय क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हुई, एरर हमेशा ऐड ही हुआ। यहाँ क्वांटिटी मल्टीप्लाई डिवाइड हो उससे टेंशन नहीं, परसेंटेज एरर निकालने के लिए दोनों ए और बी के परसेंटेज एरर को ऐड करना है। और ए का परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा, एरर अपॉन वैल्यू, बी का परसेंटेज और इंटू 100, और बी का परसेंटेज एरर अपॉन वैल्यू इंटू 100। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ऐसा करने को ऐसा कर सकते करेंगे, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे वो भी आपको बता दिया। ये 4 आपके पास ऑपरेशंस होते हैं मेनली, लेकिन एक 5वां ऑपरेशन भी होता है, वो 5वां ऑपरेशन भी आप देख लो। तो आज ये चैप्टर और ये यूनिट खत्म ही हो जाएगा। तो 5वां ऑपरेशन, 5th ऑपरेशन के लिए मैंने 1 और 2 यहां पर हटा दिए हैं। ये वैल्यू एक रखी है मैंने, जिसमें ये चीज a है, और प्लस माइनस करके ये चीज क्या है, डेल्टा है। b की यहां जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने b को भी हटा दिया। अभी तक 2 क्वांटिटीज का आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे, तो एक a था एक b था। यहाँ a अकेला चाहिए, तो ये a हो गया, ये उसका एरर हो गया। और आपको बोला जाए 5th कि आपको a टू द पावर n करना है। ऐसा कब कहा जाएगा, जब आपसे बोल दिया जाए ये जो है ना मीटर्स में, ये किसी क्यूब का वॉल्यूम है, सॉरी क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का साइड है, दिस इज द साइड ऑफ क्यूब, साइड of a cube, and you have to find out the volume of cube। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करने के लिए आपको साइड का पावर 3 करना पड़ता है। सबको पता है वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेकिन क्यूब में लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट सेम है, इसलिए आप जो भी साइड होती है उसका क्यूब कर देते हो। लेकिन जब आप साइड का क्यूब करोगे, जो वॉल्यूम आएगा उसमें भी एरर होगा। अब आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा जाएगा, वॉल्यूम का एरर भी फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा जाएगा, आपको वॉल्यूम का परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ a की जगह क्यूब की साइड होगी और पावर n की जगह 3 होगा। लेकिन कोई भी पावर हो, 3 के बजाय भी और कोई पावर हो, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। इफ a quantity is denoted by a and it has some error and a has some powers also, तो आपसे कहा जाएगा find percentage error of a। एक की सिंगल क्वांटिटी, उसकी कुछ पावर, आपको उसका परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। तो आपका फॉर्मूला होना चाहिए क्या, देख लें, परसेंटेज एरर ऑफ a इज इक्वल टू n डेल्टा a बाय a इंटू 100। फॉर्मूला सिंपल है, एक ही आपके पास क्वांटिटी है, उसमें ये चीज a है और ये चीज डेल्टा है, और उसकी कुछ पावर है। तो उस पावर होने के बाद उस क्वांटिटी के परसेंटेज एरर, बल्कि परसेंटेज एरर ऑफ ए ना बोल के जो ए की पावर एन है उसका आंसर को हम कुछ डिनोट कर लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि ए की पावर एन करके जो आंसर आ रहा है वो लेटर सपोज सी से डिनोट किया जा रहा है।
जैसे कि ए का क्यूब करके वॉल्यूम आता है तो आप उसे v से डिनोट कर देते थे। तो अब आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, ए की पावर n करके अगर c आ रहा है तो आप परसेंटेज एरर ऑफ फाइंड आउट कर रहे हो, ये नहीं, आप परसेंटेज एरर ऑफ फाइंड आउट कर रहे हो c। उस ए की पावर n करके जो आंसर आता है उसमें आपको परसेंटेज एरर मालूम करना है। तो आंसर का परसेंटेज एरर निकालने के लिए ए की पावर n दिया है तो n मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये आपके पास डेल्टा ए है और ये आपके पास ए है, ठीक है। मैंने डेल्टा ए के नीचे ये लाइन इसलिए इंडिकेट करने के लिए लगाई है और ये ए के नीचे। तो आप डेल्टा ए यहाँ पर पुट करेंगे, ए यहाँ पर पुट करेंगे, जो भी पावर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो आपको ए की पावर n करके जो आंसर आ रहा था उस आंसर का परसेंटेज एरर मिलेगा। जैसे यहाँ ए और बी को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा था उसको आप सी से डिनोट कर रहे थे तो सी का परसेंटेज एरर मिल रहा था। यहाँ पर भी ए और बी को डिवाइड करके जो आंसर आ रहा था आप उसको सी से डिनोट कर रहे थे तो आपको सी का परसेंटेज एरर मिल रहा था। यहाँ पर भी ए की पावर n करके जो आंसर आ रहा है वो सी से डिनोट हो रहा है। आप किसी भी और अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हो, जैसे मैंने वॉल्यूम को v से बताया। तो उस आंसर का परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपको पावर मल्टीप्लाइड बाय ए का एरर अपॉन ए इंटू 100 करना होगा। तो ये 5 आपके पास रूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो एरर्स के कॉम्बिनेशंस को फाइंड आउट करने के लिए। ये रूल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और इन रूल्स के अलावा एक आखिरी रूल मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताता हूं। फाइनली जो इनके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा वो उसी रूल पर बेस्ड होगा। वो आखिरी रूल अभी आपको दिखाते हैं, यहां से बाकी जगह क्लियर करते हैं। तो ये है आपका फाइनली वो आखिरी रूल जो आपको आखिरी टाइप का न्यूमेरिकल करने का सॉल्यूशन दिखाएगा, हेल्प करेगा। इस जितने आपको रूल सिखाए इनसे बाहर कोई न्यूमेरिकल, कोई क्वेश्चन, कोई कैलकुलेशन बेस्ड चीज नहीं आएगी। यहाँ इस क्वेश्चन में ए करके एक क्वांटिटी है जो इक्वल टू करके आ रही है पी स्क्वायर, क्यू का क्यूब, आर और अंडर रूट के अंदर एस है। इसको सही से लिख लेते हैं, अंडर रूट के अंदर एस है, पी क्यू आर और एस। अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, लो एक बार फिर कोशिश करते हैं। ये अब P में भी एरर होगा तो उसे डेल्टा P बोल देंगे, Q में एरर होगा डेल्टा Q, R में एरर होगा डेल्टा R, S में एरर होगा डेल्टा S। सबके अपने अपने एरर्स दिए होंगे। ये P की वैल्यू उसका एरर, Q की वैल्यू उसका एरर, R की वैल्यू उसका एरर, S की वैल्यू उसका एरर, सब दिया होगा। और यहाँ सारी चीजें मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, पावर भी है। एडिशन सब्ट्रैक्शन को छोड़कर बाकी तीनों रूल्स हैं। और आपसे कहा गया क्या, फाइंड परसेंटेज एरर इन ए। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज एरर इन ए मतलब डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ओके बात है ना, ए फाइंड आउट करना है ना उसका एरर। परसेंटेज एरर किसी का भी, जैसे अगर परसेंटेज एरर ऑफ सी यहां पर लिखना होता तो हम उसको मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। वो हमने इसलिए नहीं लिखा, सीधा बस परसेंटेज एरर ऑफ सी लिख दिया, क्योंकि ना तो आपको डेल्टा सी बताना है, ना सी बताना है, ना 100 तो है ही 100। तो इस पूरी चीज को हम परसेंटेज एरर ऑफ सी बोल सकते हैं, इसलिए मैंने लैंग्वेज में लिख दिया। आप चाहो तो यहाँ पर भी ए की जगह आंसर सॉल्व करते समय इस पूरे डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की जगह परसेंटेज एरर ऑफ ए फाइंड आउट कर और लैंग्वेज में लिख सकते हो, क्योंकि वही आपको फाइंड आउट करना है इक्वल टू करके। अब p टू द पावर 2 है तो हम ये वाला नियम इस्तेमाल करेंगे। p टू द पावर 2 को आप लिखोगे 2 डेल्टा p अपॉन p इंटू 100।
ये डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 क्या होगा, परसेंटेज एरर इन पी, और पावर 2 है तो पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे यहाँ पर था परसेंटेज एरर इन सी, जो आंसर सी था उसका परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपने पावर मल्टीप्लाई कर दी, और डेल्टा ए बाई ए क्या है, इंटू 100, ये इतनी चीज क्या है, ये परसेंटेज एरर ऑफ ए है। अब ये दोनों पी और क्यू आपस में मल्टीप्लाई में है, तो जो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं उनके परसेंटेज एरर मल्टीप्लाई नहीं होते। अभी थोड़ी देर पहले बताया परसेंटेज एरर तो ऐड होते हैं, तो इन दोनों का परसेंटेज एरर ऐड होगा, और पावर इसकी 3 है तो पावर 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगी, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100। ये डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 परसेंटेज एरर ऑफ क्यू है, और पावर हमेशा मल्टीप्लाई में चली जाती है। और अब नीचे ये जो डिनोमिनेटर में आ रही है इनके साथ डिवाइड में है, तो डिवाइड में भी जो होता है रूल, परसेंटेज एरर हमेशा ऐड होता है, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। गौर कर रहे होंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन में एरर ऐड होते थे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में परसेंटेज एरर्स ऐड हो रहे हैं। अब आर की कोई पावर नहीं है, मतलब 1 है तो एज इट इज लिखा जाएगा, और उसके साथ मल्टीप्लाइड में एस है तो प्लस, लेकिन एस की एस अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट ऑफ एस का मतलब होता है एस की पावर 1/2। तो एस की पावर यहाँ अंडर रूट होने की वजह से 1/2 है, तो आप लिखोगे 1/2 और डेल्टा एस बाय एस मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जब आपको ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा 3 या 4 क्वांटिटीज का, तो आपको P की वैल्यू और उसका एरर, यानी P और डेल्टा P गिवन होगा, Q उसका एरर Q और डेल्टा Q गिवन होगा, R उसका एरर डेल्टा R और R गिवन होगा, S और डेल्टा S भी गिवन होगा, सब कुछ गिवन होगा और उनके पावर होंगे। आपको पावर को मल्टीप्लाई करना है और सारे परसेंटेज एरर्स को ऐड कर देना है, क्योंकि ये क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो परसेंटेज एरर्स ऐड हो जाते हैं, साथ में पावर मल्टीप्लाई होती है, और ये पूरी क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। इसमें ना ए चाहिए ना डेल्टा ए, परसेंटेज एरर इन ए, ये चीज ये है। तो ये सारे रूल्स खत्म होते हैं एरर एनालिसिस के, और ये चैप्टर भी इन रूल्स का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा। जिन बच्चों के पास वो नहीं पहुंचा है वो मुझे कॉल करके बता दें, उनको सेंड कर दिया जाएगा। उस प्रैक्टिस पेपर को इन रूल्स का यूज करके सॉल्व करें, बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स। मैंने बार बार बताया कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। जो उन क्वेश्चंस में से प्रॉब्लम्स आए वो मुझे सेंड कर दें, मैं उन प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, एक वीडियो बनाकर, लेक्चर बनाकर। और फिर से याद दिला दूं, कोई बच्चा अगर ये सारे रूल्स कैसे आए, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लाई और डिवाइड का, ये सारे रूल्स के डेरिवेशंस यानी उनके पीछे का रीजन जानना चाहता है, तो वो मुझे कॉल कर सकता है। ये क्योंकि सबके लिए कंपलसरी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, जस्ट टू सेव द टाइम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। लेकिन जो जानना चाहता है उसके लिए अलग से एक लेक्चर बना दिया जाएगा इस रीजंस के लिए। इस क्लास के साथ ही ऑफिशियली आपका यूनिट 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सीरियस फिजिक्स की तरफ आ जाएंगे, यानी फिजिक्स की ब्रांचेस की तरफ आ जाएंगे, और जो फर्स्ट ब्रांच हम इस क्लास में शुरू करेंगे उसका नाम है काइनेमेटिक्स। तो अब तक भी जो बच्चे थोड़ा सा फर्स्ट यूनिट में हल्की फुल्की केयरलेसनेस कर रहे हैं, वो इस यूनिट से बहुत अलर्ट हो जाएं, क्योंकि फिजिक्स की ये यूनिट पूरे फिजिक्स के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। आपको चाहे कोई भी ब्रांच पढ़नी हो फिजिक्स की, और इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, कुछ भी नाम ले दो आप, वो मैकेनिक्स के बिना आप नहीं पढ़ सकते। इस यूनिट में जो कुछ सिखाया जाएगा, जो आने वाली यूनिट है उसमें जो कुछ सिखाया जाएगा, वो आपकी हर यूनिट में एज अ टूल काम आएगा। तो जो भी बच्चे अभी तक थोड़ी केयरलेसनेस कर रहे हैं 11th क्लास में, वो याद रखें, अगर 11th क्लास ढंग से नहीं करा तो 12th क्लास में
बहुत दिक्कत आती है समझने में। आपको कोई भी टीचर समझाएंगे तो आपको लगेगा कि मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है। टीचर की गलती नहीं है उसमें। 12th क्लास के बच्चों को अगर समझ नहीं आता तो उसमें ज़्यादातर गलती 12th क्लास के बच्चों की होती है, बिकॉज दे डोंट टेक क्लास 11 सीरियसली, विच इज़ द बेस टू अंडरस्टैंड क्लास 12th and for competitive exams also. 60 more than 60% of the course in any competitive exam including JEE and NEET is from class 11th. और ये हर सब्जेक्ट में है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी, बायो में भी। तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ गए होंगे बच्चे अब, और ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। अगली क्लास शुरू होगी काइनेमेटिक्स के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जितने इंस्ट्रक्शन मैंने इसमें कहा है सब वो क्लियर हैं, फॉलो करें और मुझे कॉल करें। क्वेश्चन पेपर नहीं है तो मेरे से मंगवा लें। तो गुड बाय एंड टेक केयर।